Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आज के हमारे इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन सैंपल क्वेश्चन पेपर को। पेपर नंबर 7 आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। सो एज यू ऑल नो कि बहुत जल्द आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने वाले हैं, तो हमारे प्यारे क्लास 12 साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आई हूँ मैग्नेट ब्रेन सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस। और अब तक हमने 6 पेपर्स को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आई होप सो आपने वो सभी पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, खुद से भी, और सॉल्यूशन भी देख लिए हैं। अब आ जाती है बात पेपर नंबर 7 की। तो पेपर नंबर 7 में देखेंगे कि और भी क्या सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन्हें आपको किस तरह से आंसर करना है और सारे क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं, क्या पैटर्न होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई थिंक सो कि स्टार्ट करना चाहिए। ओके, लेट्स बिगिन विथ आवर पेपर 7। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैग्नेट ब्रेन्स जिससे आप अब तक पढ़ते हुए आए हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। मैग्नेट ब्रेन्स अपने खुद के बुक्स लेकर आ रहा है हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो बुक्स हैं ये अपने कंटेंट में बहुत ही रिच है, हाई क्वालिटी कंटेंट है। कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो भी क्लास पढ़नी है, आपको जो भी बुक पढ़नी है, बस हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ अगर आपको बुक्स चाहिए हैं तो, और वहाँ पे एक लिंक है, उससे एक फॉर्म फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, तो ईजिली आपको बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा। आई होप सो ये भी सारी चीजें क्लियर हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मैग्नेट ब्रेन सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 7। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट सम जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने हैं अपने पूरे पेपर में। सो मैं फटाफट से बता देती हूँ, ठीक है। देखो, जो हमारा पेपर है वो 3 आवर्स में हमको कंप्लीट करना है। टोटल 70 मार्क्स हमको मिलने वाले हैं और टोटल 36 क्वेश्चंस वो हमसे पूछ रहे हैं। ये 36 क्वेश्चंस को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है, A, B, C, D, E एंड F। सेक्शन E में 18 MCQs हैं, ओके, 1 मार्क ईच। सेक्शन B में 5 वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, ओके, दिस इज 2 मार्क्स ईच एंड 30 वर्ड लिमिट। सेक्शन C में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 3 मार्क्स ईच एंड 60 वर्ड लिमिट्स। सेक्शन D अगेन 4 बट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स टाइप 1। यहां पर भी 4 मार्क्स फॉर ईच आंसर एंड वर्ड लिमिट इज 120 वर्ड्स। सेक्शन E में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिस इज लॉन्ग आंसर टाइप 2, और यहां पर आपको इसको 6 मार्क्स में 200 वर्ड्स में आंसर करना है। सेक्शन F में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 पैसेजेस होंगे, आपको इनको आंसर करना है, ओके। और ये अगेन 2 मार्क्स ईच, 30 वर्ड लिमिट। आई होप सो अब ये पेपर का पैटर्न आपको क्लियर होगा, है ना। हम सभी पेपर्स में डिस्कस करते हुए आए हैं और पहले भी हमने बहुत बार किया है। सो ये आपको अच्छे से क्लियर रखना है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। और अब बिल्कुल इतना सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे जंप करते हैं हमारे सेक्शन ए पे। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, Dash uses systematic testing procedures to evaluate abilities, behaviors and personal qualities of individuals। क्या है वो जो कि सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर को यूज करती है जिसके थ्रू इंडिविजुअल्स की एबिलिटीज, बिहेवियर, पर्सनल क्वालिटीज को एसेस किया जा सके या इवेल्युएट किया जा सके। And the options are psychological assessment, behavioral ratings, situational test या none of the above। क्या साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, क्या बिहेवियर की रेटिंग करेंगे, क्या सिचुएशनल टेस्ट लेंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ है या ऐसा कौन सा टेस्ट प्रोसीजर है जिसे यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल की एबिलिटीज, बिहेवियर और पर्सनल क्वालिटीज को इवेल्युएट करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर हियर इज यस, ऑप्शन ए, दैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा एसएस बोल भी दिया था, तो आई होप सो कि आप उससे समझ पाए होंगे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है। चैप्टर 1 पढ़ा है ना हमने। साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके हम जो है एक इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स का पता लगाते हैं।
क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. मानव हिट हिज फ्रेंड. आप में से है क्या कोई मानव? देखो मानव ने क्या किया है, अपने फ्रेंड को हिट कर दिया, मार दिया उसको. एंड एज हिज फ्रेंड वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, क्योंकि जो उसका फ्रेंड था वो उसका मजाक उड़ा रहा था. ठीक है, वो उसका फन बना रहा था. ठीक है, मतलब मैं थोड़ा आपको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट द ओनली थिंग इज कि मानव ने अपने फ्रेंड को मार दिया क्योंकि उसका जो फ्रेंड था वो उसकी हंसी उड़ा रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था. बट अपॉन आस्किंग, Manav told that he did not. Why he did that? But जब मानव से पूछा गया कि आपने उसको क्यों मारा, तो उसने बोला नहीं नहीं मैंने तो मारा ही नहीं है. अब आप मुझे ये बताओ कि किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म मानव यहाँ पर यूज कर रहा है. आप लोग में से है क्या कोई मानव, या कोई ऐसे करता है क्या, बताओ. ठीक है, आप लोग बोला हम तो मैम बिल्कुल बोलते हैं कि हमने मारा है. चलो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर यूज हो रहा है? रिप्रेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन, डिनायल या सब्लिमेशन? ओके, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या होगा. कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को. ऐसा थोड़ी मैं पेपर लेके आई हूँ, सॉल्व भी मैं ही करा दूंगी, आप लोग का कोई इसमें वही नहीं हो रहा है पार्टिसिपेशन. जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ आंसर्स, तभी तो मुझे पता चलेगा कितनी पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए. ऐसा क्या कि पूरा डब्बा गोल है, बस बैठे हैं, हाँ अब एग्जाम आएंगे, कोई मुहूर्त निकलेगा, पंडित जी आगे बताएंगे, तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो ना. ठीक है, तो पढ़ाई करनी है, इसलिए यहाँ पर आ जाओ फुल अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में, और मुझे क्वेश्चंस के आंसर बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में. यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म मानव यूज कर रहा है? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज रिप्रेशन. क्लियर? कोई चीज करके उससे जो है वो रिप्रेस करे कि नहीं मैंने इस तरीके से जो है नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा. क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, बीच में कोई भी डाउट है तो पूछ लेना. अच्छा, ये देखो आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन, सबसे बढ़िया वाला. आपको यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को उनकी थ्योरीज के साथ में मैच करना है. कॉलम ए में साइकोलॉजिस्ट के नाम है. ओके, कॉलम ए में कौन है? साइकोलॉजिस्ट. और कॉलम बी में है थ्योरीज. ओके, आपको बताना है कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है और इसके अकॉर्डिंग पेयर्स को मैच करना है. ऑप्शन ए बोल रहा है A3, दैट मीन्स रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायआर्किक थ्योरी दी है. B4, दैट मीन्स आर्थर जेनसन ने हायरार्कियल मॉडल थ्योरी दी है. C2, दैट मीन्स जेपी दास ने यूनिफैक्टर पास मॉडल दिया है. एंड D1, दैट मीन्स एल्फ्रेड बिनेट ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी है. अब मैं इस तरीके से नहीं, बट जस्ट आपको ऑप्शन रीड करके बताती हूँ आगे की क्या है. ऑप्शन बी इज A2, B1, C3 एंड D4. ऑप्शन सी A1, B2, C3, D4. ऑप्शन डी A4, B3, C4, दैट मीन्स C2 और D1. ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर हेयर. जल्दी से बताओ मुझे कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है. मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ आप लोग को, आप अच्छे से देखो, अच्छे से आप मैच कर लो, क्योंकि ऐसा होगा ना कि मैं बोलती रहूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो मैं थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ, आप लोग देख लो. ठीक है, मैच करो, देखो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है. थोड़ा सा दिमाग अपना दौड़ाओ और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ. ABCD में से कोई एक आंसर आपको बोलना है ना. And the correct answer here is option A. That means A3, okay, this is A3, B4, this is B4, C2, this is C2, and 4, that means D1. Sorry. Again, मैंने फिर से वही गलती कर दी है ना. This 2 and this is 1. Clear? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो. थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में, लेकिन अगर पता है तो फटाफट कर पाओगे. मेरा ये सजेशन है कि ये ऐसे जब क्वेश्चंस आए तो ऑप्शन पे बाद में जाना, मतलब ऑप्शन पे तो जाना ही है, ऑब्वियस है, लेकिन अगर आता है आपको तो पहले मैच कर लेना. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मान लो आपको ये तो पता ही था कि पास मॉडल जेपी दास ने दिया है, एक एग्जाम्पल, दैट मीन्स सी का आंसर 2 है. अब आप इसमें से देख लो सी का आंसर 2 कहाँ पर है. आपने देखा C2 यहाँ भी और C2 यहाँ पर भी है.
फिर आप इसमें से देखो कि आपको और कौन सी चीज याद है, या फिर इनके अकॉर्डिंग मैच करने की कोशिश करो कि इन दोनों में से ही कोई एक होगा, और फिर थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। सीधे अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैच करने लग जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम लग जाएगा उसमें। क्लियर? तो इसीलिए अच्छे से पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर उसके बाद में मैच करो। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना? ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। Question number 4. Which approach focuses on the interplay of situational characteristics in our personality? कौन से अप्रोच फोकस करते हैं पर्सनालिटी के सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स के इंटरप्ले को लेके? एंड द ऑप्शंस आर इंटरैक्शनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या नन ऑफ द अबव। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर, इंटरैक्शनल अप्रोच। ठीक है, तो कौन सा अप्रोच उन्होंने पूछा जो कि इंटरप्ले ऑफ सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पर्सनालिटी पर फोकस करता है, सो करेक्ट आंसर हियर इज इंटरैक्शनल अप्रोच। नेक्स्ट, व्हिच थ्योरी मेंशन 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर? कौन सी थ्योरी है जो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करती है जो कि आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं? ऑप्शंस: मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज, triarchic theory या none of the above? You know the correct answer, yes, and the answer is option A, that is multiple intelligence theory. We know Howard Gardner, okay, इन्होंने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी जिसमें 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बताया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following options are projective test and self-report measures? इनमें से कौन कौन से टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट और सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं? ओके, ऑप्शन सुनो, अभी पहले सुनो। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी, रॉस्कैक इंक ब्लॉट टेस्ट, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ओके, नाउ यू हैव ऑप्शंस जिसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए, ओनली 1 is true, that is Minnesota multiphasic personality. Option B, 2, 3 and 4 are true, that means all 3. Option C, only 2 and 4 are true, that means this and this only true. Option D, 4 is true, that means only this true. Okay, ध्यान से पढ़ो अब एक बार और फिर करेक्ट आंसर सोचो और बताओ मुझे क्या होगा कमेंट सेक्शन में। Which of the following options are projective test and self-report measures? Correct answer here is option B, that is 2, 3 and 4. That is Rorschach-Blot test, draw person test and sentence completion test. Clear? Okay, further. ऐसे questions आ सकते हैं, you must be ready. Dash are agents causing physical illness. कौन से agents होते हैं जो physical illness cause करते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, स्ट्रेस या पैथोजेंस? क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचो 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 और जल्दी से बताओ। आंसर इज डी, दैट इज पैथोजेंस। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से हमको जो हमारी बॉडी को ये पैथोजेंस होते हैं जो अफेक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमको फिजिकल इलनेस होती है। तो करेक्ट आंसर इज पैथोजेंस। स्ट्रेस मत कर देना कि स्ट्रेस की वजह से हो रही है, पैथोजेंस इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 8, ध्यान से सुनो। Gaurav has feeling that his thoughts are being controlled by the government and they are trying to hack his brain. Which delusion he might be suffering from? गौरव को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने उसके थॉट्स को कंट्रोल कर लिया है और गवर्नमेंट उसके ब्रेन को हैक करना चाह रही है। इस तरह का डिल्यूजन जो गौरव को हो रहा है उसे क्या कहेंगे? ओके, ऑप्शन सुनो। delusion of control, delusion of reference, delusion of persecution या none of the above? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बहुत सिंपल है, delusion of control। डायरेक्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे कंट्रोल करने की बात हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Dash is an in-depth study of the individual in terms of his or her psychological attributes, psychological history in the context of his or her psychosocial and physical environment. इनमें से वो क्या है
जो कि किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर इन डेप्थ स्टडी करती है और उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या रही है, इन चीज़ों के ऊपर स्टडी करती है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोसोशल या फिजिकल इन्वायरमेंट, उसे क्या बोलते हैं? केस स्टडी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या नन ऑफ द अबव? क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ? केस स्टडी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या इनमें से कोई भी नहीं? ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, दैट इज केस स्टडी। केस स्टडी क्यों होगा? क्योंकि जब हम किसी केस पर स्टडी करते हैं तो वी डू इन डेप्थ स्टडी और उसके ऊपर फिर हम सारे एस्पेक्ट्स को फोकस करते हैं, चाहे साइको सोशल हो, इन्वायरमेंटल हो, एक्सेट्रा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, द मेंटल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 10 एंड हिज chronological age is 12. Calculate his IQ. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, किसी की मेंटल एज 10 है और क्रोनोलॉजिकल एज 12 है, आपको IQ को कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस आर 85, 84, 90 या 70। सोचो 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 और बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल आप तब कर पाओगे जब आपको IQ का फॉर्मूला पता होगा। IQ का फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, नाउ यू हैव मेंटल एज दैट इज 10, तो यहाँ पे लिख दो 10। You also have chronological age that is 12, so 12 multiplied by 100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, you will get the answer around 8 और 83 point something something। ओके, सो आपको अब वो अप्रॉक्स में आ रहा है ना, मतलब पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो उसको एज अ होल अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर इज 84। क्लियर? इसको मतलब जब आप मल्टीप्लाई जो भी करोगे और डिवीजन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आपका आंसर आएगा 83 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन बी, दैट इज 84। अब ये चीज कब कर सकते हैं? जब IQ का फॉर्मूला पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, योर फेवरेट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। असर्शन, there is a consistency between attitude and behavior when it is strong and occupied central space। जब हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर, मतलब जब हमारा एटीट्यूड स्ट्रांग है और उसमें वो एक सेंट्रल स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है, तब एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी बनी रहती है। या एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी बनी होती है जब वो स्ट्रांग होता है या सेंट्रल स्पेस में अपनी प्लेस को ऑक्यूपाई करके रखता है। रीजन, when an attitude is strong and is central, then our behavior is congruent as our bases and explanations are valid and have a base। So reason कह रहा है कि जब एटीट्यूड स्ट्रांग होता है और वो एक सेंट्रल स्पेस ले लेता है तो हमारा बिहेवियर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है और इसके थ्रू जो बेसिस और एक्सप्लेन, क्योंकि हमारे जो बेसिस और एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो वैलिड हो जाते हैं और उनका एक बेस बन जाता है। आई होप सो दोनों क्लियर हैं। मैं ऑप्शंस रीड कर देती हूँ, आप मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. Now you have to tell me what is the correct answer here. Option A is the correct answer here, that is both the statements are true and reason is the correct explanation of A। देखो, जब भी एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो एक कॉन्ग्रुएंस बना रहेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मेरा एटीट्यूड है कि पान मसाला खाने से कैंसर होता है, ठीक है। मैंने बिहेवियर में भी यही चीज़ को अडॉप्ट करके रखी हुई है कि आई नेवर ईट पान मसाला। ओके, सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स ये क्या दिखा रहे हैं कि मेरे एटीट्यूड, मेरे बिहेवियर में कॉन्ग्रुएंस बना हुआ है ना। अदरवाइज क्या होता है कि मैं फिर जो चीज़ कैरी कर रही हूँ, जो एटीट्यूड कैरी कर रही हूँ, वो मेरे बिहेवियर में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें कही जा रही हैं कि एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी तब रहती है जब हमारा एटीट्यूड स्ट्रांग हो और एक सेंट्रल स्पेस रखता है, ठीक है, कि मतलब एक कोर में हमारे आइडियाज़ हैं जो कि कभी चेंज नहीं होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस। एटीट्यूड स्ट्रांग होगा और सेंट्रल होगा तो बिहेवियर के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा और इसके थ्रू हम वैलिड और एक बेसिक पॉइंट्स बना पाएंगे। ये भी क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द फिनोमेना बाय विच द मेजॉरिटी ग्रुप प्लेसेस द ब्लेम
on the minority out group for its own socio-economic and political problems. उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शंस scapegoating, kernel of truth, prejudice या discrimination. वो कौन सा ऐसा फिनोमेना होता है जब कोई मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर ब्लेम लगा रहा होता है अपने खुद के सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए. ओके, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्केपगोटिंग. ओके, द स्केपगोटिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें ये चीज होती है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ब्लेम कर रही होती है फॉर एनीथिंग. क्वेश्चन नंबर 13, इन आर्थर जेनसन हायरार्कियल मॉडल लेवल 1 इज नोन एज. आर्थर जेनसन के हायरार्कियल मॉडल में लेवल 1 को क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव लर्निंग, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, एसोसिएशन या नन ऑफ द अबव. आपने पढ़ा हुआ है आर्थर जेनसन का हायरार्कियल मॉडल लेवल 1 लेवल 2 की बात वो करते हैं. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज एसोसिएटिव लर्निंग. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन, पीपल ओबे फ्रॉम हायर अथॉरिटीज. पीपल हमेशा हायर अथॉरिटीज को ओबे करते हैं. रीजन, दे ओबे एज दे थिंक दैट इट इज हायर अथॉरिटीज वर्ड एंड दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेस. असर्शन बोलता है कि लोग हायर अथॉरिटीज को ओबे करते हैं. रीजन कहता है कि वो ओबे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हायर अथॉरिटी ने ये चीज कही है और उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी कॉन्सिक्वेंस को लेके. करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. Correct answer is option C, that is assertion is true but reason is false. क्योंकि we follow or we obey higher authorities but the reason is not the case. Clear? Question number 15. Dash refers to distribution of rewards in proportion to an individual's contribution. क्या ऐसी चीज है जहां पर रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन प्रपोर्शन में ही जो कि इंडिविजुअल के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मतलब जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया उतना रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना एज अ प्रपोर्शन. उसे क्या बोलते हैं? सोशल फैसिलिटेशन, सोशल आइडेंटिटी, इक्विटी या इंडिविजुअल एफर्ट. ठीक है, सोशल फैसिलिटेशन, सोशल आइडेंटिटी, इक्विटी या इंडिविजुअल एफर्ट. करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज इक्विटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्फ आर देयर अकॉर्डिंग टू रॉगर्स. कार्ल रॉगर्स ने सेल्फ की बात करी है. कितने तरह के सेल्फ होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है. ऑप्शंस, पर्सनल एंड सोशल सेल्फ, रियल एंड आइडियल सेल्फ, रियल एंड पर्सनल सेल्फ, सोशल एंड रियल सेल्फ. ठीक है, कितने तरह के सेल्फ बताए हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रियल एंड आइडियल सेल्फ. कार्ल रॉगर्स ने दो तरह के सेल्फ की बात करी है. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ दीज टेस्ट इज यूज्ड फॉर वोकेशनल एक्सप्लोरेशन. इनमें से कौन से टेस्ट हैं जिन्हें वोकेशनल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस, मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, आइसेंक्स क्वेश्चनायर या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. ओके, करेक्ट आंसर इज कौन सा वोकेशनल एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन बी, दैट इज 16 PF और 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर. ओके, क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. असर्शन, द फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व्ड इन अलार्म रिएक्शन एंड रेसिस्टेंस बिकम इनइफेक्टिव एंड susceptibility to stress related diseases such as high blood pressure becomes more likely. फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो होते हैं उनमें अलार्म रिएक्शन या रेसिस्टेंस होने लग जाता है एंड दे बिकम इनइफेक्टिव और ससेप्टेबल किसी स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ को देख के. इसकी वजह से जैसे हाई बीपी हो जाना. ठीक है, रीज़न, दिस इज बिकॉज आर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शंस सेम ही है, फिर से एक बार पर बोल देती हूँ. दैट बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. Assertion is false but reason is true. Clear? Now you tell me the correct answer. Option
ऑप्शन ए, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन सही बोल रहा है कि जब भी सॉरी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जैसे अलार्म रिएक्शन या रेसिस्टेंस जो है वो इनफेक्टिव होता है या ससेप्टेबल होता है किसी स्ट्रेस को लेके, तो उससे रिलेटेड डिसीजेज जैसे हाई बीपी वगैरह होने लगता है। ये सही बात है, लेकिन ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से हो रहा है, ये चीज़ गलत है। इसलिए हम बोल रहे हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आई होप सो सेक्शन ए अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द होल थिंग अबाउट योर सेक्शन ए, जहाँ पर 18 MCQs हैं। आपको अच्छे से अगर आप चैप्टर्स को रीड करते हो, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो इजीली आप ये सारे MCQs को आंसर कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कहीं पर अगर किसी MCQ में ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ पहले पढ़ी थी पर याद नहीं आ रही है, तो उसको अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लो, एग्जाम टाइम में रिवाइज करो, याद रहेंगी चीज़ें तो सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। लेट्स मूव ऑन फर्दर टू सेक्शन बी। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको 19 से लेकर 23 तक क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। 2 मार्क्स फॉर ईच आंसर एंड 30 वर्ड लिमिट यू हैव टू फॉलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चरली बाइज्ड एंड कल्चरली फेयर टेस्ट विथ एग्जाम्पल्स। कल्चर फेयर और कल्चर बाइज्ड टेस्ट जो होते हैं, उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएशन बताना है एग्जाम्पल्स को यूज करते हुए। सो यहाँ पर है हमारे कल्चर फेयर टेस्ट, यहाँ पर है हमारे कल्चर बाइज टेस्ट। कल्चर फेयर या कल्चरली अप्रोप्रिएट जो होते हैं वो होते हैं जो इंडिविजुअल्स जो डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, और वो टेस्ट सभी कल्चर्स के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। बट कल्चरली बाइज टेस्ट बिल्कुल अपोजिट होते हैं। यहाँ पर उस टेस्ट को उस पर्टिकुलर कल्चर का पर्सन ही जो है मतलब कर सकता है, और कोई उसको नहीं कर सकते। तो जैसे टेस्ट जो अमेरिका और यूरोप में हुए हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं अर्बन और मिडिल क्लास कल्चरल इथोस को। कल्चर फेयर टेस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो कॉमन होते हैं सभी कल्चर्स में, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो लैंग्वेज यूसेज जो है उसमें मतलब उसमें पर्टिकुलर लैंग्वेज यूसेज रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे नॉन वर्बल टेस्ट हो रहा है तो इससे कल्चरल बाइजनेस नहीं होगी। लेकिन जो कल्चरली बाइज टेस्ट होते हैं इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास वाइट सब्जेक्ट्स जनरली परफॉर्म वेल ऑन दोज टेस्ट, और जो आइटम्स होते हैं वो किसी रिस्पेक्ट मतलब वो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को जो है कंसिडर नहीं करते एशिया या अफ्रीका के। ये जो नॉर्म्स हैं इस टेस्ट के वो वेस्टर्न कल्चरल ग्रुप से ड्रॉ किए जाते हैं। एग्जाम्पल वर्बल टेस्ट, तो जैसे इसमें वर्बल टेस्ट वगैरह कंसिडर किए जाते हैं तो वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं, और उस टेस्ट में जो लिटरेट पीपल होंगे वही कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये कल्चर बाइज्ड हो जाते हैं। क्लियर, लिख पाओगे एग्जाम्पल के साथ में? ओके, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी, एक्सप्लेन द 2-स्टेप कंसेप्ट गिवन बाय एस एम मौसीन। एस एम मौसीन ने 2-स्टेप कंसेप्ट दिया था, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। देखो एस एम मौसीन 2 स्टेप बताते हैं। पहला टारगेट, ठीक है, टारगेट में वो क्या बोलते हैं कि देखो टारगेट हमारा वो पर्सन है जिसका एटीट्यूड हमको चेंज करना है, सोर्स हमारा वो पर्सन है जिसके थ्रू एटीट्यूड को हम चेंज करेंगे। तो दोनों एक दूसरे को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग को समझ जाएंगे, और फिर इस तरीके से जो है हम दोनों के बीच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करेंगे एक दूसरे को लेके, मतलब स्पेशली टारगेट हमारा फोकस्ड है यहाँ पे। तो इस तरीके से दोनों में रिगार्ड एंड अट्रैक्शन म्यूचुअल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में जो सोर्स है हम उसके अंदर एटीट्यूड चेंज करवाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा टारगेट है वो उसको देख के एटीट्यूड को चेंज करेगा। तो दैट इज द 2-स्टेप कंसेप्ट ऑफ गिवन बाय एस एम मौसी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ये देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो आपका सेक्शन बी है ना, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मतलब छोटे क्वेश्चंस इन द सेंस कि आपको आंसर बहुत शॉर्ट में करना है, वेरी शॉर्ट में करना है। तो आप बस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको चीज समझ में आई है फटाफट से उसको नोट डाउन कर दो। हाँ, ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने इंटेलिजेंस के बारे में इतना सारा कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, आपको इतना सारा आता है इंटेलिजेंस के बारे में, आपको ये भी पता है कि इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है, आपको ये भी पता है कि इंटेलिजेंस को टेस्ट कैसे किया जाता है, आपको इंटेलिजेंस की सारी थ्योरीज भी पता है, जितनी भी थ्योरीज आती हैं ये सब कुछ आपको पता है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें आपको पता है, इंटेलिजेंस कल्चर आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। लेकिन वो आपसे इस पूरे में से कोई एक चीज़ पूछेंगे, ठीक है, वो आपसे इस पूरे में से कोई एक ऐसी चीज पूछेंगे वेरी शॉर्ट के अंदर
ठीक है, जो पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, इसे मैं 30 वर्ड्स में कैसे कंप्लीट करूं, बट आपको उसको 30 वर्ड्स में प्रिसाइज करके लिखना होगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएगा, बट द थिंग इज कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड अफेक्ट एटीट्यूड चेंज। अब बात किसकी हो रही है, एटीट्यूड चेंज को लेके। एटीट्यूड चेंज में तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, उनने लेकिन क्या पूछा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक हैं एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के, वो कैसे एटीट्यूड में चेंज लेकर आएंगे। ठीक है, तो मतलब आपने पढ़ा तो एटीट्यूड चेंज के बारे में बहुत कुछ है, बट दे आर आस्किंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, तो आपको उसको कंसाइज करके ही लिखना है, प्रिसाइज करके। ठीक है, आपको उसको बहुत डिटेल में नहीं लिखना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये एक चीज आप समझ गए तो आपके 2-2, 5-5 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो ये चीज ध्यान में रखना। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 का ही और पार्ट है। अब इसको भी आंसर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ ही लिया है हमने। देखो, चॉइसेस मिल जाएंगी आपको कहीं कहीं पे। द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड विच आर वैलेंस, दैट इज पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी, और सेंट्रलिटी। ठीक है, सेंट्रलिटी ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एग्जिस्टिंग एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स। सिग्निफिकेंस ऑफ द एटीट्यूड डिटरमाइन एटीट्यूड चेंज। पॉजिटिव एटीट्यूड इजी टू चेंज देन नेगेटिव एटीट्यूड। एक्सट्रीम एटीट्यूड्स और सेंट्रल एटीट्यूड्स ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं चेंज करने में एज कंपेयर टू लेस एक्सट्रीम और पेरिफेरल। सिंपल एटीट्यूड्स इजी होते हैं चेंज करने में एज कंपेयर टू मल्टीपल एटीट्यूड्स। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कैसे एटीट्यूड को चेंज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थोड़ा सा जस्ट डिस्क्राइब। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द कोपिंग टेक्निक्स गिवन बाय लेजारस। लेजारस ने कोपिंग टेक्निक्स के बारे में बताया है, आपको उन कोपिंग टेक्निक्स को यहाँ पर थोड़ा सा बताना है। देखो, लेजारस एंड फोकमैन, they have conceptualized coping as a dynamic process rather than an individual trait. लेजारस और फोकमैन क्या करते हैं, वो डायनेमिक मतलब डायनेमिक प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, या कंसेप्चुलाइज करते हैं कोपिंग को डायनेमिक प्रोसेस की तरह, ना कि एक इंडिविजुअल ट्रेट की तरह। वो ये बोलते हैं कि जो कोपिंग है that refers to constantly changing cognitive and behavioral efforts to master, reduce or tolerate the internal or external demands that are created by the stressful transaction। मतलब coping का मतलब है कि constantly cognitive या behavioral efforts करना, टू कॉन्स्टेंटली चेंज करना कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स को, ताकि आप मास्टर कर सको, रिड्यूस कर सको या टॉलरेट कर सको इंटरनल एक्सटर्नल डिमांड्स को, जो कि किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या ट्रांजैक्शन ने बनाई है, तो आपको उसके साथ में कोप अप करना है। कोपिंग सर्व्स टू अलाउ द इंडिविजुअल टू मैनेज और ऑल्टर अ प्रॉब्लम एंड रेगुलेट द इमोशनल रिस्पॉन्स टू दैट प्रॉब्लम। कोपिंग के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को या तो मैनेज कर सकते हो या तो चेंज कर सकते हो, और उसके एक इमोशनल रिस्पॉन्स मतलब को भी रेगुलेट कर सकते हो। तो ये कोपिंग टेक्निक्स बताई थी, तो 1-2 हमने यहाँ पर बता दी, और बहुत सारी थी, जैसे कि रिस्पॉन्स मतलब coping response can be divided into 2 types, that is response problem focused and emotion focused। तो problem focused strategies अटैक करती हैं प्रॉब्लम को, behaviors designed to gain information to alter the event and to alter belief and commitments। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको यहाँ 2 या 3 ही बताने, 3 बता दो दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। क्लियर? तो मैंने इसलिए बता दिए कि इतने सारे होते हैं, आपको पता होने चाहिए, बाकी आपको यहाँ 2 या 3 ही बताने हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, what is meant by giftedness? Write any 4 characteristics of gifted children। गिफ्टेडनेस से आप क्या समझते हो? जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ। ठीक है, बता पाओगे? देखो, गिफ्टेडनेस एक एक्सेप्शनल एबिलिटी होती है जो कि वैरायटी ऑफ एरियाज में देखने को मिलती है। गिफ्टेडनेस उन बच्चों के अंदर होती है, या इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हम उन्हें बोलते हैं जिनका IQ 130 से भी ऊपर होता है, जिनका हाई IQ होता है। गिफ्टेडनेस डिफरेंट है टैलेंट से, क्योंकि टैलेंट जो होता है वो एक्सेप्शनल एबिलिटी होती है किसी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, लेकिन गिफ्टेड जनरल एबिलिटी है। गिफ्टेड चिल्ड्रन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 4 उन्होंने बोला है, हम बता देंगे। पहला, हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड अराउजल, एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग, हाई स्पीड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ओके,
क्लियर? आई डोंट थिंक सो ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, अंडरस्टूड है ना? तो इस तरीके से आपको पहले थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस के बारे में बताना है और फिर उसके बाद में आप उसके 4 फीचर्स बताओगे। कोई डाउट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। एक्सप्लेन एनी 2 लाइफ स्किल्स विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ। कोई 2 लाइफ स्किल्स के बारे में बताओ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देते हुए। देखो, life skills are abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? एबिलिटीज़ फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। ऐसी एबिलिटीज़ जहाँ पर आप इफ़ेक्टिवली अपनी एवरीडे लाइफ के डिमांड्स और चैलेंजेस को मीट आउट कर पाते हो पॉजिटिव वे में, अडेप्टिव वे में। कुछ लाइफ स्किल्स होती हैं जैसे असर्टिवनेस। असर्टिवनेस हमको कम्युनिकेट करने में क्लियरली और कॉन्फिडेंटली अपनी फीलिंग्स, नीड्स, वांट्स एंड थॉट्स में हेल्प आउट करती है। ये एबिलिटी होती है टू से नो टू अ रिक्वेस्ट, टू स्टेट एन ओपिनियन विदाउट बीइंग सेल्फ कॉन्शियस और टू एक्सप्रेस इमोशंस सच एज लव, एंगर एक्सेट्रा ओपनली। अगर आप असर्टिव हो तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका हाई सेल्फ एस्टीम रहेगा और सॉलिड सेंस रहेगा अपनी आइडेंटिटी का। तो आप अपनी फीलिंग्स को, अगर आपको किसी चीज़ में नो बोलना है तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, आप अपना ओपिनियन रख पाओगे बिना कॉन्शियस हुए, आप जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। सेम वे में इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स में भी, जैसे की साउंड टू अ लास्टिंग रिलेशनशिप होता है कम्युनिकेशन। तो आपकी जो 3 असेंशियल स्किल्स होती हैं, जैसे लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, सुनना, एक्सप्रेसिंग आप कैसा फील कर रहे हो और आप क्या सोच रहे हो, और एक्सेप्ट करना दूसरे पर्सन के ओपिनियन को भी, चाहे वो डिफरेंट ही क्यों ना हो। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ स्किल्स में। तो आप अपनी लाइफ स्किल्स के ये 2 क्वालिटीज़ के बारे में बता सकते हो। एवरीडे लाइफ का, रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर भी दिए हैं कि आपको कोई अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, आपको अपनी लाइफ में असर्टिव होना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर, लिख पाओगे इसको भी? ओके, Now here starts section C. Section C में 4 क्वेश्चंस हैं, 24, 25, 26 एंड 27। ये 4 क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है 60 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में? 60 वर्ड्स में। और मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे 3 फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 12 मार्क्स का है आपका सेक्शन C। ओके, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। 60 वर्ड्स में हमको इसको आंसर करना है, थोड़ा सा डिस्क्राइब और करेंगे। Write a short note on thematic apperception test and give 2 uses of projective techniques. Thematic apperception test को यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में मतलब उसके बारे में लिखना है और 2 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को बताना है जो वो यूज़ करता है। देखो, इस टेस्ट को डेवलप किया था मॉर्गन एंड मोरे ने। इट इज़ लिटिल मोर स्ट्रक्चर्ड दैन द इंक ब्लॉट टेस्ट। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स एंड 1 ब्लैक कार्ड। ठीक है, 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स हैं और एक ब्लैंक कार्ड है, सॉरी। हर एक पिक्चर कार्ड डिपिक्ट करता है 1 और मोर पीपल इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। तो हर एक पिक्चर कार्ड पर प्रिंटेड होगी। कुछ कार्ड्स को मेल एडल्ट्स यूज़ करेंगे, कुछ फीमेल एडल्ट्स यूज़ करेंगी। अदर आर यूज्ड विथ बॉयज़ और गर्ल्स, स्टिल अदर्स आर यूज्ड इन सम कॉम्बिनेशन। 20 कार्ड्स अप्रोप्रिएट हैं फॉर अ सब्जेक्ट, आर अप्रोप्रिएट फॉर अ सब्जेक्ट, ऑल्दो लेसर नंबर ऑफ कार्ड्स, इवन 5 हैव ऑल्सो बी सक्सेसफुली यूज्ड। कार्ड्स को प्रेजेंट किया जाता है 1 एट अ टाइम। सब्जेक्ट को बोला जाता है कि वो एक स्टोरी बताए डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन जो भी उस पिक्चर में उसको दिख रही है। ठीक है, तो दैट इज दी थीमेटिक अपरसेप्शन थ्योरी। जो 2 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इसके अंदर यूज होती हैं, द वन इज डेवलप टू एसेस अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स ड्यू टू देयर अनस्ट्रक्चरल या सेमी स्ट्रक्चर्ड स्टिमुली। सेकेंड इज ईच रिस्पॉन्स इज कंसिडर टू रिवील अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इस तरीके से 2 प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यहाँ पर हमने बता दी। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? ये देखो, आपको यहाँ से ना पॉइंट्स पता चलेंगे कि आपको अपने आंसर को कैसे और क्या क्या लिखना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको आंसर्स भी बताती हूँ। थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर देती हूँ कि चलो मान लो टॉपिक नहीं पता था तो एक जनरल आइडिया तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 25। हाउ डज योगा हेल्प इन ट्रीटिंग मेंटल इलनेस? थ्रो लाइट ऑन सुदर्शन क्रिया योगा। ओके, योगा कैसे मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में हेल्प करता है। सुदर्शन क्रिया योगा के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना है। देखो, योगा जो है वो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ का ही पार्ट है, क्योंकि इससे भी मेंटल इलनेस को ट्रीट किया जाता है।
योगा टेक्निक्स वेलबींग, मूड, अटेंशन, मेंटल फोकस, स्ट्रेस टॉलरेंस, इन सारी चीज़ों को एनहांस करता है। योगा एक आसन या बॉडी पोस्चर कंपोनेंट है एंड ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस या प्राणायाम एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। मेडिटेशन मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन ब्रीथ और ऑन एन ऑब्जेक्ट और थॉट और अ मंत्र, ये भी योगा का ही पार्ट होता है। रैपिड ब्रीथिंग टेक्निक टू इंड्यूस hyperventilation as in Sudarshan Kriya Yoga is found to be beneficial, low risk. Low cost adjunct to the treatment of stress, anxiety, post-traumatic stress disorder, depression, stress related medical illness, substance abuse and rehabilitation of the criminal offenders. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो योगा में यूज होती हैं। थोड़ा सा सुदर्शन क्रिया, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा, आप थोड़ा सा उसको और इलेबोरेट करना और इस तरीके से योगा थोड़ा सा बताना और फिर सुदर्शन क्रिया। तो 30 वर्ड्स में योगा, 30 वर्ड्स में सुदर्शन क्रिया। क्लियर? लिख पाओगे? ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्वेश्चन नंबर 26, आई होप सो समझ में आ रहा है ना? ओके, माया हैज़ अ फियर ऑफ स्पाइडर्स। मुझे भी है, आप लोग को है कि नहीं है? ठीक है, देखो जो माया है वो स्पाइडर से बहुत ज़्यादा डरती है। When she visited her psychologist showed her a hierarchy in which she explained the way they would deal with her phobia. जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास में जाती है तो साइकोलॉजिस्ट उसको एक पूरी हायरार्की बताती है कि कैसे कैसे जो है उसकी फोबिया, उसके इस डर के साथ में डील आउट किया जाएगा। एक्सप्लेन द टेक्निक प्रेजेंटेड इन दिस केस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एनी वन टेक्निक दैट कुड बी यूज्ड। कौन सी टेक्निक यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट यूज करी है वो बताओ, और कोई भी एक टेक्निक जो यहाँ पर यूज हो सकती है उसके बारे में भी बताओ। ठीक है, तो देखो, माया हैड फियर ऑफ स्पाइडर्स व्हेन शी विजिटेड हर साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने माया को हायरार्की के बारे में बताया। तो मतलब यहाँ पर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक यूज हो रही है। ठीक है, इस टेक्निक को वॉल्प ने डेवलप किया था। क्लियर? पहले उन्होंने यही पूछा है हमसे कि कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, तो हमने बता दिया कि ये वाली टेक्निक यहाँ पर यूज हो रही है और इसको सबसे पहले वॉल्प ने यूज किया था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कोई भी एक टेक्निक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, तो इसी को कर देते हैं कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो टेक्निक है दैट इज SD, इसको वॉल्प ने इंट्रोड्यूस किया था फोबियाज और इरेशनल फियर्स को ट्रीट आउट करने के लिए। यहाँ पे क्लाइंट को इंटरव्यू किया जाता है ताकि उसके फियर को थोड़ा सा दूर किया जा सके, दैट इज जो टू एलिसिट फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस, एंड टुगेदर विद द क्लाइंट द थेरेपिस्ट प्रिपेयर्स अ हायरार्की ऑफ एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुली with the least anxiety provoking stimuli at the bottom of the hierarchy. Therapist relaxes the client and asks the client to think about the least anxiety provoking situation. Client is asked to stop thinking of the fearful situation if the slightest tension is felt. तो मतलब उसको थोड़ा रियलाइज करवाया जाता है उसकी फोबिया के बारे में, उसके डर के बारे में, और इस तरीके से वो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग जो स्टिमुली है उसकी एक पूरी हायरार्की बनाई जाती है। लेकिन जहाँ ऐसा लगता है कि क्लाइंट जो है वो और ज़्यादा टेंशन फील कर रहा है तो फिर उसको स्टॉप कर दिया जाता है। बार बार सेशंस लेने के बाद में क्लाइंट इमेजिन कर पाता है ज़्यादा सीवियर फियर प्रोवोकिंग सिचुएशंस को भी इमेजिन कर पाता है रिलैक्स्ड होते हुए भी। तो क्लाइंट जो है वो सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है फियर को लेके। और भी टेक्निक्स होती हैं जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, तो उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन ऑपरेट्स है कि ये भी हो सकता है कि ये जो प्रिंसिपल है यहाँ पे दो म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस होती हैं और वीकर फोर्स को इनहिबिट किया जाता है। तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पहले बनाया जाता है, फिर एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सीन इमेजिन करवाया जाता है माइल्डली, और फिर जो एंग्जाइटी है वो ओवरकम करती है बाय द रिलैक्सेशन, उसको ओवरकम किया जाता है बाय द रिलैक्सेशन। क्लाइंट प्रोग्रेसिवली टॉलरेट कर पाता है लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी को क्योंकि अब वो एक रिलैक्स्ड स्टेट में आ गया होता है। क्लियर? समझ में आया? ओके, नाउ यू हैव द और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। Jason is addicted to alcohol and nicotine. Whenever he has some alcohol, he experiences nausea and dizziness. What type of conditioning this might be? Explain the behavioral technique used. Also explain positive reinforcement. देखो, जैसन को अल्कोहल और निकोटीन की आदत है और जब भी वो अल्कोहल लेता है तो उसको ना नोजिया और डिजीनेस होने लग जाती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस तरह की कंडीशनिंग यहाँ पर की जा रही है? पहला, किस तरह की कंडीशनिंग है? दूसरा, कौन सी बिहेवियरल टेक्निक यूज होगी? तीसरा, कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी आपको बताने हैं।
20 वर्ड्स में सभी को बताओगे 60 वर्ड्स हो जाएंगे, सबके लिए 1 मार्क मिल जाएगा, 3 मार्क्स हो गए कंप्लीट, ठीक है। लेकिन लिखना क्या है वो देख लेते हैं। समझ में आया आपको कि मार्क्स कैसे डिवाइड किए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, कैसे पार्ट्स में क्वेश्चंस डिवाइड किए जाते हैं और हमको हर एक पार्ट का आंसर करना होता है। अब जैसे इसमें से बहुत सारे लोग बस इसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरह की कंडीशनिंग यूज हो रही है या कौन सी बिहेवियरल टेक्निक यूज हो रही है, बाकी चीज़ों तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो ऐसे में फिर मार्क्स कट हो जाते हैं और फिर हमको ऐसा लगता है हमने तो पूरा लिखा था, इतना बड़ा लिखा था, तो हमको आंसर क्यों नहीं मिले। इट इज़ नॉट अबाउट द लेंथ ऑफ द आंसर, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर आंसर। क्लियर, समझ में आया जो मैंने बोला यहाँ पे? ओके, समझो नहीं आया तो चलो। तो यहाँ पे अवर्सिव कंडीशनिंग यूज हो रही है, ठीक है। अवर्सिव कंडीशनिंग रिफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक एल्कोहलिक को माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देना और फिर उसको बोलना कि लो अब तुम इस अल्कोहल को स्मेल करो। तो रिपीटेड पेयरिंग्स के बाद में जो स्मेल है अल्कोहल की वो अवर्सिव हो जाएगी, क्योंकि जो पेन है शॉक का उसको एसोसिएट कर दिया जाएगा और धीरे धीरे करके वो पर्सन अल्कोहल को गिव अप कर देगा। तो इसे बोलते हैं अवर्सिव कंडीशनिंग। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पर डेफिशिट को इंक्रीज करने के लिए दिया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है कि जैसे उसकी मम्मी उसको बोले कि अगर तुम होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बना के दूंगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फूड का जो है ये बिहेवियर को इंक्रीज कर देता है। तो ऐसे करके आपको इसको एक्सप्लेन करना है। वापस से बोल रही हूँ, एक्सप्लेन करना है 60 वर्ड्स में। मैंने पॉइंट्स आपको बता दी कि ये इसके अंदर नोट करोगे, ठीक है। थोड़ा अवर्सिव को और एक्सप्लेन, थोड़ा पॉजिटिव को और एक्सप्लेन। Question number 27, last question of section C. What do you mean by coping? Explain the types of coping with real life examples. Coping से आप क्या समझते हो? Coping को explain करो थोड़ा real life examples को use करके। देखो, कोपिंग एक डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है स्ट्रेस को लेके। आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तो आप क्या करते हो, उसके साथ में कोप करने की कोशिश करते हो। तो कोपिंग एक तरीके की डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। इसमें कुछ कंक्रीट रिस्पॉन्सेज होते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन या इवेंट्स को लेके, जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। इसके अंदर 3 तरह की कोपिंग होती है। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हो अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और फिर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन और उनके प्रोबेबल आउटकम के थ्रू प्रायोरिटीज डिसाइड की जाती हैं और फिर जो है डायरेक्टली स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ में डील किया जाता है। जैसे कि आपको पहले देखना है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या है। तो जैसे मान लो एग्जाम स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आप धीरे धीरे करके उसके बारे में प्लान करना स्टार्ट करते हो कि कैसे पढ़ाई करनी है, और अगर पढ़ लिया तो फिर उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जो भी ऐसी सिचुएशन है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, आप उसके साथ कोप करना स्टार्ट कर देते हो इन अ टास्क ओरिएंटेड मैनर। सेकेंड इज योर इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू मेंटेन होप एंड टू कंट्रोल वंस इमोशन. It can also involve venting feelings of anger and frustration, or deciding that nothing can be done to change things. Like for example, releasing pent-up emotions during stressful situations through crying. So जो इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होती है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने इमोशंस को वेंट आउट करना। मतलब कि आप बहुत गुस्सा आपको आ रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, सो जस्ट लेट इट गो ऑफ। तो वो एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है इमोशंस को लेके। थर्ड वन इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। मतलब कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, ठीक है, बहुत ऐसा हो गया कि अब आप बिल्कुल उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे, सो जस्ट ट्राई टू इग्नोर अबाउट इट, है ना। मतलब हम इग्नोर करने लग जाते हैं, अवॉइड करने लग जाते हैं, ताकि उस सिचुएशन की सीरियसनेस जो है, मतलब उसको डिनाई करने लग जाते हैं, ठीक है। It also involves conscious suppression of stressful thoughts and their replacement by self-protective thoughts. जैसे example, अवॉइडिंग स्टडिंग व्हेन एग्जाम्स आर कमिंग। तो ये एक अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होती है। तो कोपिंग के कुछ इतने टाइप्स होते हैं और इस तरीके से कोपिंग की जाती है, ये आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करना है। ओके, सो हियर स्टार्ट्स आवर सेक्शन डी। सेक्शन सी तक आई होप सो क्लियर है। सेक्शन डी में अब जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। 4 क्वेश्चंस ही हैं एंड 4 मार्क्स ईच, एंड द वर्ड लिमिट हियर इज 120 वर्ड्स। अभी तक आपने 30 वर्ड्स लिखे, फिर 30 का डबल आपने 60 वर्ड्स लिखे, अब 60 का डबल हो गया है एंड इट इज 120 वर्ड्स। अब आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है 120 वर्ड्स में, और जब हम 120 वर्ड्स में आंसर कर रहे होते हैं और जब लॉन्ग आंसर्स को आंसर कर रहे होते हैं, सेक्शन डी इज योर लॉन्ग आंसर टाइप 1, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स
टाइप 1। तो जब लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर करें तो क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, देन मेन पार्ट ऑफ द आंसर, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर मेन पार्ट में लिखेंगे। 20 वर्ड्स में करीब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, 100 वर्ड्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे दिया। सभी पार्ट्स जो भी रहेंगे क्वेश्चन के अंदर उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट आर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। What are the two main features of ADHD, that is attention deficit hyperactivity disorder? ये सेकंड पार्ट है जहां पर आपको दो फीचर्स बताने हैं ADHD के। क्लियर? तो पहले पार्ट में बताएंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होता है, इसी के साथ में इंट्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होगा। फिर हम आएंगे ADHD पे, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद में हम उसके दोनों फीचर्स के बारे में बताएंगे। क्लियर? इस तरीके से हमको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। देखो, neurodevelopmental disorders is that they manifest in the early stages of development. Often the symptoms appear before the child enters school or during the early stages of schooling. Neurodevelopmental disorders वो होते हैं जो generally early stages of development में होते हैं, मतलब जब आपकी growth हो रही होती है ना, जब आप बड़े हो रहे होते होंगे, ठीक है, तब उस टाइम पे neurodevelopmental disorders होते हैं। इसके सिम्टम्स बहुत बार बच्चों, मतलब जब वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं उससे पहले ही हमको दिखने लग जाते हैं, इतने बड़े भी नहीं होते कि स्कूल गोइंग बच्चे हों, उसके पहले ही हमको ये सिम्टम्स उनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इवन स्टेज ऑफ स्कूलिंग में भी हमको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। These get characterized as deficits or excess in a particular behavior or delays in achieving a particular age appropriate behavior। इसका मतलब क्या होता है न्यूरो डेवलपमेंटल का, कि आपके बिहेवियर में, किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में या तो बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट हो गया है या एक्सेस हो गया है या फिर उसका डेफिशिट हो गया। कोई पर्टिकुलर बिहेवियर है, या तो आप उसको बहुत ज़्यादा कर रहे हो या फिर आप उसको कर ही नहीं रहे हो, और या फिर आपके पर्टिकुलर एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अटेन करने में डिले हो रहा है। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 साल का बच्चा हो गया है तो उसको 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड की तरह बिहेव करना चाहिए, बट अभी भी वो कहीं ना कहीं बिहेव कर रहा है 4 या 5 ईयर्स ओल्ड की तरह, ठीक है। तो ये भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का ही पार्ट होता है। अब बात करते हैं ADHD की। हमने बता दिया न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ADHD में दो मेन फीचर्स होते हैं जो इस डिसऑर्डर को कैरेक्टराइज करते हैं, इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी, ठीक है, इनअटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। ADHD होता क्या है, देखो, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बताएंगे। जब जो बच्चे होते हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर देखने को मिलता है ADHD, ठीक है। देखो, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जब बच्चे अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ में। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो मेरे से, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो। आप अगर आपको ADHD है तो आप थोड़ी देर तो आपने कुछ मिनट्स के लिए आप पढ़ पाए, फिर धीरे धीरे करके आपको अंदर से थोड़ा अजीब सा लगने लगा, आप वो अटेंशन पे ही नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड कहीं और जाने लग गया, तो अटेंशन की कमी हो गई, उसकी वजह से आप हाइपर एक्टिविटी करने लगे। हाइपर एक्टिविटी इन द सेंस कि आप अपने पेन है और पेन का कैप है उसको बार बार बंद कर रहे हो, खोल रहे हो। आप जनरली देखा होगा वो बच्चे जो है अपने पेन पेंसिल के साथ में खेलने लग जाते हैं, या फिर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ ड्रॉ करने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं। दिस इज द हाइपर एक्टिविटी एंड दिस इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द अटेंशन डेफिशिट। क्लियर? तो ये ADHD होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। अब देखो, इसके हमने दो फीचर्स बताए, एक इनअटेंटिव और दूसरा हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। चिल्ड्रन हु आर इनअटेंटिव फाइंड इट डिफिकल्ट टू सस्टेन मेंटल एफर्ट ड्यूरिंग वर्क और प्ले। तो जो बच्चे इनअटेंटिव होते हैं वो जनरली चाहे खेल रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अपने मेंटल एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं लंबे समय तक। They have a hard time keeping their minds on one thing or in following instructions। उनको जो भी instructions दो या कोई भी काम करने को बोलो तो ज़्यादा देर तक उसके ऊपर attention पे नहीं कर पाते। Like for some minutes they can do, but after that they are unable to do so। Common complaints are that कि child does not listen, cannot concentrate, does not follow instructions, is disorganized, easily distracted, forgetful, does not finish assignments, and is quick to lose interest in boring activities।
तो मतलब क्या हो गया कि क्या क्या कंप्लेंट्स मिलती है जिन बच्चों के अंदर हमको ये फीचर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज इनअटेंटिवनेस, कि वो ध्यान से किसी बात को सुनते नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनको कोई इंस्ट्रक्शन दो तो वो भी नहीं कर पाते, किसी काम को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं करते, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है कोई भी काम में उनको आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने असाइनमेंट्स को वो अच्छे से फिनिश नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ में कोई बोरिंग एक्टिविटी चल रही तो उसमें बहुत जल्दी अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं क्योंकि उनका अटेंशन वहाँ लग ही नहीं पा रहा है। क्लियर? तो ये एक चीज़ आप इसके अंदर बताओगे। दूसरा, हाइपर एक्टिविटी, इंपल्सिविटी हमने बोला, तो जो बच्चे इंपल्सिव होते हैं दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर इमीडिएट रिएक्शंस और टू थिंक बिफोर दे एक्ट। अपने इमीडिएट रिएक्शंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी भी कोई एक्ट करने के पहले वो सोच नहीं पाते हैं क्योंकि हाइपर एक्टिविटी उनके अंदर होने लग जाती है। अभी मैंने आपको हाइपर एक्टिविटी बताया है ना, तो उसी के बारे में आपको लिखना है कि दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू वेट और टेक टर्न्स, हैव डिफिकल्टी रेसिस्टिंग इमीडिएट टेम्पटेशंस, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। मतलब वो अपने वेट नहीं कर पाते कि उनका अटेम्प्ट भी आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, कोई गेम खेल रहे हैं और उसमें बोला कि एक एक करके सारे स्टूडेंट्स आएंगे, तो जैसे मान लो जो रो में 10th नंबर पे स्टूडेंट खड़ा है उसको ADHD, वो अपने नंबर का वेट नहीं कर सकता, वो आएगा और वो अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हाइपर एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है। और चिल्ड्रन विथ ADHD आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, sitting still through a lesson is impossible for them and the child may fidget, scream, climb, run around the room aimlessly। तो पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो इसको ड्राइवन बाय अ मोटर, ऑलवेज ऑन द गो एंड टॉक इंसिनेंटली। तो इस तरीके से हमको उनके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो आप एक एक करके इंक्लूड करोगे अपने आंसर में। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। पहले बताएंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में, फिर बताएंगे ADHD के बारे में, फिर ADHD के दो फीचर्स हैं। फर्स्ट इज इनअटेंटिव, सेकंड इज हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी। क्लियर? तो इन दोनों को फिर बाद में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? देखो आपका 30 to 40 वर्ड्स में ये आना चाहिए, एटलीस्ट 20 या 30 मैक्सिमम वर्ड्स में आपका ये आना चाहिए। ये आपका 60 वर्ड्स हो गया, 30 वर्ड्स में आपका ये आएगा, 30 वर्ड्स में आपका ये आएगा विद एग्जाम्पल्स। क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ओके, सो दैट इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 28। और भी पॉइंट्स आपको जो भी इसमें लगते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। नाउ यू हैव दी और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। John has been suspended due to continuous fighting with his classmates। जॉन हमेशा अपनी क्लास में सबसे लड़ाई करता रहता है। ठीक है, तो अब इतनी ज्यादा मतलब कंटिन्यूसली फाइटिंग करता रहता है तो उसको क्या किया, सस्पेंड कर दिया। Now he is not listening to his teachers and parents and is constantly defying the orders। अब वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुन रहा है, ना ही वो अपने टीचर्स की सुन रहा है, और जो भी उसको ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो भी उसको करने से मना कर रहे हैं, उस चीज को वो जरूर कर रहा है। मतलब जो भी उसको ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं उनको नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा, उनको डिफाई कर रहा है। He was given a forewarning that he would be suspended if he kept up this behavior, but despite warnings, he kept up this behavior। उसको पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि अगर आप ऐसी फाइटिंग करते रहोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। स्टिल आफ्टर दैट वार्निंग उसने यही बिहेवियर अपना रखा जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो जाता है। विच काइंड ऑफ डिसऑर्डर ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम। अब आपको ये बताना है कि जॉन यहाँ पर कौन से डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। एन्यूमरेट विथ अदर सब टाइप्स ऑफ दी सेम कैटेगरी। जो भी डिसऑर्डर आप बता रहे हो उसके और भी कुछ सब टाइप्स हैं सेम कैटेगरी के, थोड़ा सा वो भी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्लियर कर पाएंगे ना? ओके, देखो सबसे पहले तो बताओ किस तरह का डिसऑर्डर है ये, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सा डिसऑर्डर है ये। ओपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर, दैट इज ODD। तो जॉन यहाँ पर सफर कर रहा है कौन से डिसऑर्डर से? ODD। ODD इज व्हाट? ओपोजिशन डिफाइंड डिसऑर्डर। क्योंकि उसने क्या किया, उसने डिफाइंड बिहेवियर को शो किया। डिफाइंड बिहेवियर, देखो वो यहाँ पे डिफाई कर रहा है ना ऑर्डर्स को। ठीक है, तो वो किस तरह का बिहेवियर यूज कर रहा है? डिफाइंड बिहेवियर। और वार्निंग के बाद में भी उसके बिहेवियर में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। क्लियर? ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इतना हमने इंट्रोडक्शन दिया अपने आंसर में। ODD को हाईलाइट हम करेंगे। ओके, देन children with oppositional defined disorder, that is ODD, display age inappropriate amounts of stubbornness,
आर इरिटेट, डिफाइंड, डिसोबीडियंट एंड बिहेव इन अ हॉस्टाइल मैनर। तो जिन भी बच्चों को ओडीडी होता है वो अपनी एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करते हैं, मतलब कि जैसे अभी मैंने आपको एज इनअप्रोप्रिएट बताई थी ना कि कोई 10 साल का है लेकिन 5 साल की तरह बिहेव कर रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर ऐसे जो बच्चे होंगे उनके अंदर आपको स्टबॉर्ननेस देखने को मिलेगी, इरिटेबल होंगे, चीज़ों को डिफाई करेंगे, साथ ही साथ में डिसोबीडियंट होंगे और हॉस्टाइल मैनर में बिहेव करेंगे। Individuals with ODD do not see themselves as angry, oppositional, defiant, and often justify their behavior as reaction to circumstances. जिनको भी ODD होता है वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है या उन्होंने किसी गलत तरीके से रिएक्ट किया है। दे आर जस्ट लाइक कि सिचुएशन को लेके हमने रिएक्ट किया है, हमारा बिहेवियर जो था, हम कोई गुस्से में नहीं थे, ना ही हम अपोजिशनल थे। क्लियर? तो ये हम थोड़ा सा ODD के बारे में बताएंगे। Thus, the symptoms of the disorder become entangled with the problematic interactions with others. तो इसीलिए जो symptoms होते हैं disorder के वो problematic interactions मतलब बना देते हैं जब हम दूसरों के साथ में interact करते हैं। इसके अलावा जो अदर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, उसी से रिलेटेड और भी जो डिसऑर्डर्स होंगे वो हमको बताना है। तो सबसे पहला है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो यूजुअली यंग अडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है, और जिनको कंडक्ट डिसऑर्डर होता है उनको ODD भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, द बिहेवियर टिपिकल ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इंक्लूड अग्रेसिव एक्शंस दैट कॉज और थ्रेटन हार्म टू पीपल और एनिमल्स। आप अग्रेसिव हो जाते हो अपने एक्शंस में जिसके थ्रू आप लोगों को, एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हो। नॉन अग्रेसिव कंडक्ट जहां पर आप प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो, दैट कॉजेज प्रॉपर्टी डैमेज, मेजर डिसीटफुलनेस या थेफ्ट और सीरियस रूल वायलेशंस। चिल्ड्रन जिनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं सच एज वर्बल एग्रेशन, फिजिकल एग्रेशन, हॉस्टाइल एग्रेशन, प्रोएक्टिव एग्रेशन, तो उनके अंदर हमको कंडक्ट डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये भी एक सीरियस डिफाइंड डिसऑर्डर है जहां पर आप राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं कर पाते हो एंड जनरली यू आर स्टबॉर्न एंड डिफाइंड। ओके, और यहाँ पर सीरियस थ्रेट होता है सोसाइटी को और ड्यू टू इरेशनल बिहेवियर, आप सोशल नॉर्म्स को नहीं मानते हो। इट इज अ काइंड ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लियर? कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 28 में? आई होप सो क्लियर है ना? तो इस तरीके से हमको अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा सेक्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। ओके, सो देखो, एटीट्यूड्स आर लर्न्ड थ्रू वंस ओन एक्सपीरियंसेस and through interaction with others. So the process of attitude formation is as follows. Attitude learn होते हैं हमारे experiences के through, जैसे जैसे हम लोगों से interact करते हैं वैसे वैसे हमारे attitudes form होते हैं। कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो पहला है लर्निंग एटीट्यूड्स बाय एसोसिएशन, मतलब जब आप लोगों के साथ में एसोसिएट होते हो, मिलते हो, तब आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। आप साथ में रहते हो लोगों के, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड्स बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड, आपको किसी तरीके का री इन्फोर्समेंट दिया जाता है तब भी आपके एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पॉइंट्स बता रही हूँ। Learning attitudes through modeling, observing others, okay, you by observing other people or by imagining someone as your model, और फिर जो है आप अपने behavior attitude को form करते हो। Learning attitudes through group या cultural norms, तो group या cultural norms को ध्यान में रखते हुए आपके अंदर attitude formation हो रहा है। और exposure to information, जब आप expose होते हो different information को लेके तब भी आपके अंदर जो है हमको attitude formation देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो देखो, व्हेन वी एसोसिएट समथिंग विद अ थिंग वी लाइक, फॉर एग्जांपल having a liking towards a particular subject because your favorite teacher teaches it, so there is an association between the subject and the teacher. एक एग्जांपल, मान लो कि आपको साइकोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। अब मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ और मेरे साइकोलॉजी पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है ना, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि मैं आपकी फेवरेट टीचर हूँ। अब मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बिल्डअप हो ही जाता है, ठीक है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि आपने एसोसिएट कर लिया है, एसोसिएशन बन गया है सब्जेक्ट और टीचर के साथ में, जिसके थ्रू आपके अंदर लर्निंग हो रही है और वो लर्निंग आपके एटीट्यूड को फॉर्म करती है। एक एग्जांपल मैं देती हूँ इसका। जब मैं कॉलेज में थी तो हमको जो सब्जेक्ट हमारी टीचर पढ़ाती थी, मतलब सब्जेक्ट भी मुझे पसंद था, बट मैं ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हो गई हमारे प्रोफेसर, मतलब जो हमारी प्रोफेसर थी उनसे, ठीक है। और उनकी मुझे पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती थी, जब भी वो क्लास लेती थी, जब भी वो पढ़ाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी ट्रेड्स को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, लर्न करना स्टार्ट किया और
उनकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होके कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी फॉर्म हुई या कुछ लर्निंग मेरे अंदर भी हुई, कुछ एक एटीट्यूड फॉर्मेशन मेरे अंदर भी हुआ। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि जब आप एसोसिएट करके लर्निंग करते हो। ठीक है, सेकेंड इज बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। अगर कोई इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड को शो कर रहा है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप वैसा ही एटीट्यूड फर्दर डेवलप करते हो। ओके, मॉडलिंग का हम एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन है जिसको आप अपना रोल मॉडल भी मानते हो या जिसे आप ऑब्जर्व करते हो, तो उसको ऑब्जर्व करके उसकी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ ट्रेट्स अच्छे लगते हैं, तो उसको आप अपने अंदर मतलब लर्निंग करते हो। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं एटीट्यूड्स की। वी कैन ऑल्सो लर्न एटीट्यूड्स बाय ऑब्जर्विंग समवन सिग्निफिकेंट टू अस। देन कल्चरल नॉर्म्स, देखो learning attitudes through group or cultural norms may actually be an example of all three forms of learning described above, that is learning through association, reward punishment and modeling. Like example, touching feet of elders is auspicious, so learning of this attitude through cultural norms. हमारे कल्चर में ऐसा बताया जाता है कि एल्डर्स के पैर छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ये कल्चर का भी पार्ट है। आप एसोसिएट करते हो लोगों के साथ में, तभी आप इस एक चीज़ को लर्न करते हो। आप अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हो, ऐसा करते हुए उन्हें देखते हो, तब जाके आप ये चीज़ करते हो। और साथ ही साथ में दैट इज मॉडलिंग भी हो गया, ऑब्जर्वेशन भी हो गया, है ना, एसोसिएशन भी हो गया, और लास्ट था रिवॉर्ड या पनिशमेंट। जब भी आप ऐसा काम खुद से करते हो आगे आके, तो जनरली आपको सब प्रेज करते हैं कि आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं या आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। नहीं करते हो तो थोड़ा बोला जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को। तो ये कल्चरल नॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू लर्निंग होती है। तो कल्चरल नॉर्म्स के अंदर ये तीनों ही पॉइंट्स आ जाएंगे। देन एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, तो बहुत सारे एटीट्यूड्स जो लर्न होते हैं सोशल कंटेक्स्ट में, वो ज़रूरी नहीं कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अदर्स की वजह से ही हो। आपको अगर इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है तो भी आपके अंदर लर्निंग होती है और आपके अंदर एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। क्लियर, सारे पॉइंट्स लिख पाओगे, है ना, इजी सा है, नॉट बिग डील। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन द साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू इंटेलिजेंस एंड स्टेट एनी टू थ्योरीज ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ये दोनों ही आपको एक्सप्लेन करने हैं, इंटेलिजेंस को लेके हैं, और आपको दो थ्योरीज भी बतानी है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या बताएंगे, साइकोमेट्रिक अप्रोच, सेकेंड में क्या बताएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, थर्ड में एक थ्योरी, फोर्थ में एक थ्योरी, क्योंकि हमको दो थ्योरीज को यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करना है। देखो, here you have psychometric approach, here you have information processing approach। मैंने थोड़ा सा कंपैरेटिवली लिखा है, आप चाहो तो इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। जस्ट राइट योर हेडिंग साइकोमेट्रिक अप्रोच, ओके, साइकोमेट्रिक अप्रोच। मेरे पास देखो स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे आप बता रही हूँ, आप ऐसे हेडिंग डालो, ठीक है, और फिर लिखना स्टार्ट कर दो कि साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होता है। जब ये आपका पैराग्राफ फॉर्म में कंप्लीट हो जाए, सेकंड हेडिंग डालो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, और फिर उसके बारे में लिख दो। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा कंपैरेटिव किया है, आप चाहो तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। अब देखो, साइकोमेट्रिक अप्रोच में क्या होता है, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, it expresses the individual's performance in terms of single index of cognitive abilities, focusing on structure of intelligence or its underlying dimensions। साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ को शो करता है। एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ का मतलब कि आप क्या क्या एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, और उसके थ्रू एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के थ्रू उसके अंदर हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं कि वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। हम यहाँ पर एक सिंगल इंडेक्स यूज करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज का, और उसी के बेसिस पर बता देते हैं कि किसी के अंदर कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस पर फोकस करते हैं और इट्स अंडरलाइंग डायमेंशंस पर। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी सारे प्रोसेसेस हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं इंटेलेक्चुअल रीजनिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो या आप कोई इंटेलेक्चुअल रीजनिंग कर रहे हो, थिंकिंग भी कर रहे हो, तो दीज आर द प्रोसेसेस दैट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल यूज़। मेजर फोकस होता है कि इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट करते हैं। यहाँ पर एम्फेसिस कॉग्निटिव फंक्शंस पर होता है जो कि अंडरलाई कर रहे होते हैं इंटेलिजेंट बिहेवियर को। इसके अलावा जो साइकोमेट्रिक अप्रोच में दो थ्योरीज थी, एक थी यूनिफैक्टर थ्योरी, दूसरी थी टू फैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी को एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, ठीक है, एल्फ्रेड बिनेट जो है एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज को पूरा
डिफाइन करते हैं और बोलते हैं जिनके अंदर भी ये होती हैं या जो भी इन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ को यूज़ कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जो नहीं यूज़ कर पाते या जो कम यूज़ कर पाते हैं। तो उनका सिंपल सा था कि बस या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या तो कम इंटेलिजेंट होते हैं लोग, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा इसको मतलब वो नहीं किया, प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाया, और इसीलिए क्योंकि एक ही फैक्टर उन्होंने डिसाइड किया दैट इज अ सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़, तो उनकी थ्योरी को यूनिफैक्टर या वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। बाद में ये जो थ्योरी है इसको साइकोलॉजिस्ट ने इसके क्रिटिसिज्म्स वगैरह भी बताए और बाद में उसको एनालाइज वगैरह भी किया, जो डेटा बेनेट ने कलेक्ट किया था या बेनेट के टेस्ट को, तो कुछ क्रिटिसिज्म्स हुए। बाद में आती है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी को 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन लेकर आते हैं या प्रपोज करते हैं। इसके अंदर वो बोलते हैं एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं जिसे फैक्टर एनालिसिस बोला जाता है, और वो बोलते हैं कि इंटेलिजेंस में दो फैक्टर होते हैं, एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर इज द जनरल फैक्टर जो सभी के अंदर इंटेलिजेंस के ट्रेट्स हैं। एस फैक्टर इज द स्पेसिफिक वन जो सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ही होता है। तो जी फैक्टर मेंटल ऑपरेशंस को इंक्लूड करते हैं जो कि प्राइमरी है या कॉमन है सभी परफॉर्मेंसेस में, और जी फैक्टर जो है वो देयर आर सो मेनी स्पेसिफिक एबिलिटीज ही सेड कि जी फैक्टर के अलावा कुछ एस फैक्टर्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं लोगों के अंदर, जैसे कोई एक्सीलेंट सिंगर है, आर्किटेक्ट है, साइंटिस्ट है, एथलीट है, तो ये जी फैक्टर है। बट इसके साथ साथ में वो किसी रिस्पेक्टिव डोमेन में भी अपना कुछ एक्सीलेंस शो करता है, दैट मीन्स उसके अंदर एस फैक्टर भी है कि जनरल भी है और स्पेसिफिक भी है। तो उन्होंने दो फैक्टर्स की बात करी, तो आपको वो थ्योरीज के थ्रू मतलब एक यूनिफैक्टर थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी के थ्रू साइकोमेट्रिक अप्रोच की थ्योरीज को बताना है। क्लियर बता पाओगे? पहले साइकोमेट्रिक बताया, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बताया, फिर साइकोमेट्रिक अप्रोच की दो थ्योरीज बता दी, एक यूनिफैक्टर बता दी, एक टू फैक्टर बता दी, या जो भी आपको ठीक लगती है। क्लियर? आई होप सो। ठीक है, नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 31 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी। इसके बाद में सेक्शन ई पर हम आएंगे जहां सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, द सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ सिजोफ्रेनिया आर ट्रेमेंडस बोथ टू पेशेंट एज वेल एज टू देयर फैमिलीज एंड सोसाइटी। जो सोशल और साइकोलॉजिकल कॉस्ट है सिजोफ्रेनिया की वो ट्रेमेंडस है, पेशेंट के लिए भी, फैमिलीज के लिए भी, सोसाइटीज के लिए भी। एन्यूमरेट इन रिस्पेक्ट टू नेगेटिव सिम्टम्स, तो सिजोफ्रेनिया को नेगेटिव सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा एक्सप्लेन करो और कैसे सिजोफ्रेनिया जो है वो ट्रेमेंडस है या उसकी जो मतलब साइकोलॉजिकल कॉस्ट है ट्रेमेंडस, वो थोड़ा सा आपको बताना। तो थोड़ा सिजोफ्रेनिया और फिर उसके बाद उसके नेगेटिव सिम्टम्स। देखो, the social and psychological cost of schizophrenia are tremendous, both to patients as well as to their families and society. This statement reflects the impact of schizophrenia on one's life and also on others' life. ये एक चीज क्या बताती है कि सिजोफ्रेनिया का इम्पैक्ट ना केवल उस पर्सन के ऊपर होता है बल्कि उसकी लाइफ और दूसरों की लाइफ के ऊपर भी होता है। दैट इज सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट की हम बात करें ना, पेशेंट्स, फैमिलीज एंड सोसाइटी। सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है, ये हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन हो गई, आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा पॉइंट में लिखा है, अदरवाइज ये दोनों आप एक साथ में लिखो। फिर आप बताओ सिजोफ्रेनिया क्या होता है, तो सिजोफ्रेनिया को हाईलाइट कर दिया कि सिजोफ्रेनिया रिफर्स टू अ group of psychotic disorders in which personal, social, occupational functioning deteriorate as a result of disturbed thought process, strange perceptions, unusual emotional states and motor abnormalities. सिजोफ्रेनिया एक ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स है जिसमें एक पर्सन की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ पूरी तरह से डेटेरिएट हो जाती है और ना ही वो उसमें फंक्शन कर पाता है क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब्ड होता है, इमोशनल स्टेट अनयूजुअल होता है, स्ट्रेंज परसेप्शंस वो अपने बारे में रख रहा होता है और साथ ही साथ में मोटर एबनॉर्मैलिटीज हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सिजोफ्रेनिया को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है। अब सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के, तो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, साइकोमोटर होते हैं। पॉजिटिव एड ऑन और एक्सरसाइज टू नॉर्मल बिहेवियर, पॉजिटिव सिम्टम्स अगर हैं तो वो आपके नॉर्मल बिहेवियर को और एड ऑन करेंगे, अगर नेगेटिव सिम्टम्स हैं तो नॉर्मल बिहेवियर को डेफिशिएट करेंगे, मतलब कम करेंगे। और साइकोमोटर सिम्टम्स, हमसे बोला नेगेटिव को डिस्कस करने को तो हम नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकल डेफिशिएट्स एंड इंक्लूड पॉवर्टी ऑफ स्पीच, आप बोल नहीं पाते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या बोलना है, कहाँ पर शब्द नहीं आते आपको,
ब्लंटेड और फ्लैट इफेक्ट इसमें होता है, लॉस ऑफ वॉल्यूशन और सोशल विड्रॉल। तो ये जितने सारे पॉइंट्स हैं वो हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। देखो, जिन लोगों को सिजोफ्रेनिया होता है उनको एलोगिया या पावर्टी ऑफ स्पीच होती है, मतलब कि उनके पास स्पीच कंटेंट नहीं होता कि क्या बोलें, किस सिचुएशन में हमको क्या चीज़ बोलनी चाहिए, क्या थॉट्स हमारे आने चाहिए, क्योंकि क्या है, डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस है। बहुत सारे लोग जिनको सिजोफ्रेनिया होता है जनरली उनके अंदर लेस एंगर, सैडनेस, जॉय, अदर फीलिंग्स होती हैं और इसे ब्लंटेड इफेक्ट बोलते हैं कि जनरली उनके वो जो भी इमोशंस कैरी कर रहे हैं वो बहुत ही लो लेवल हैं, मतलब कि उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या इनके अंदर हमको ब्लंटेड इफेक्ट देखने को मिलता है। कुछ के अंदर हमको इमोशंस ही नहीं देखने को मिलते, उसे फ्लैट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हाईलाइट करते जाना, ये जो मैं बोल रही हूँ, जैसे एलोगिया है, आपने आंसर में लिखा, इसको हाईलाइट कर दिया, पावर्टी ऑफ स्पीच को आपने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर बात करी किसी चीज़ की, ब्लंटेड इफेक्ट की, तो इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर हमने बात करी फ्लैट इफेक्ट की, तो इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ऑल्सो पेशेंट्स विद सिजोफ्रेनिया एक्सपीरियंस एवोल्यूशन या एपेथी एंड एन इनएबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन। उनको एवोल्यूशन एपेथी लगती है, मतलब कि कोई कोर्स ऑफ एक्शन को वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो जिनको भी ये डिसऑर्डर होता है वो सोशली विड्रॉ कर देते हैं और साथ ही साथ में उनके अपने आइडियाज़ और फैंटेसी में जो है पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं। तो ये एक फ्लैट इफेक्ट और एवोल्यूशन भी है। तो अब आपको जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स में एक्सप्लेन करने हैं। 120 वर्ड लिमिट को याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप बस 70-80 वर्ड्स पर ही उसको छोड़ दो, पूरा उसको कंप्लीट करो। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, यू हैव दी और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। एक्सप्लेन द डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल विथ एन एग्जाम्पल। जो डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल है उसको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। देखो, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, दिस मॉडल स्टेट्स दैट psychological disorders develop when a diathesis, that is biological predisposition to the disorder, is set off by a stressful situation. इस मॉडल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले आपने डायथेसिस को एक्सप्लेन किया, फिर आपने इसके 3 कंपोनेंट्स बताए कि देखो पहला क्या होता है, डायथेसिस और द प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एब्रेशन विच मे बी इनहेरिटेड. Second component is that the diathesis may carry a vulnerability to develop a psychological disorder. This means that a person is at risk or predisposed to develop the disorder. तो जो आपका डायथेसिस है वो बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन है डिसऑर्डर को लेके। इसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं इस मॉडल के। पहला कंपोनेंट जो होता है उसमें बायोलॉजिकल एब्रेशन का प्रेजेंस हमको देखने को मिलता है। सेकेंड कंपोनेंट के अंदर जो डायथेसिस है उसमें वल्नरेबिलिटी टू डेवलप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। इसका मतलब ये होता है कि जो पर्सन है वो या तो रिस्क पे है या तो प्री डिस्पोज हो चुका है उस डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए। तीसरा कंपोनेंट होता है प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स, मतलब कि वो फैक्टर्स या स्ट्रेसर्स जो कि साइकोपैथोलॉजी को लीड करते हैं। अगर ऐसे पर्सन्स, इफ सच एट रिस्क पर्सन्स आर एक्सपोज टू स्ट्रेसर्स, तो उनका जो प्री डिस्पोजिशन है वो इवॉल्व हो जाएगा डिसऑर्डर में। जैसे एक एग्जांपल कि एक चाइल्ड है, उसकी मदर जो है वो डिप्रेसिव है, तो उसको भी इस चीज़ का प्री डिस्पोजिशन होगा। इफ द चाइल्ड वुड बी प्लेस्ड इन अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट वेयर देयर इज नो नर्चर एंड वार्मथ, देन द प्री डिस्पोजिशन विल सेट ऑफ ट्रिगरिंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? लिख पाओगे ना ये सभी? तो डायथेसिस मॉडल है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो आपने जितना कुछ भी पढ़ा है वो सारा कुछ इंक्लूड कर दो। क्लियर? आई होप सो सेक्शन डी तक भी अब सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं और यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आ गए हैं हमारे सेक्शन ई पे, और सेक्शन ई में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट कैरीज 6 मार्क्स। ओके, एक ही क्वेश्चन को आपको आंसर करना है 6 मार्क्स में। बट जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि 200 वर्ड लिमिट है, मतलब कि आपको क्वेश्चन को आंसर करना है 200 वर्ड्स में। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप 2 है। ओके, 200 वर्ड्स में आंसर कर रहे हैं, तो वही पूरा जो पैटर्न हम अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं कि एक इंट्रोडक्शन, फिर मेन पार्ट ऑफ योर आंसर, इसके अंदर हमको हाइलाइट्स भी करना है, एग्जाम्पल्स भी देने हैं, फ्लो चार्ट्स भी बनानी है, डायग्राम जहाँ लगे वो भी बनाना है, जहाँ पर भी हमको लगता है कि ग्राफ वगैरह बना सकते हैं वो सब हमको बनाना है, एंड फाइनली योर कंक्लूजन। ठीक है, तो पहले थोड़ा आंसर का इंट्रोडक्शन, फिर मेन पार्ट जो पूछा गया है वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और कंक्लूजन 20-30 वर्ड्स इंट्रोडक्शन, 10-20 वर्ड्स कंक्लूजन, एंड रिमेनिंग योर मेन पार्ट। क्लियर? लिख पाएंगे? ठीक है, यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलेगी। ओके, क्वेश्चन
एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। बहुत सारी ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थ्योरीज थेरेपीज होती हैं, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। सो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जो कि फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एलिनेशन या इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ की वजह से अराइज होता है। और ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज जो होती हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके होती हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स को मोटिवेट किया जाता है फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और लाइफ का क्या मीनिंग है वो जानने के लिए। तो आपको यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि जब भी ये नीड्स जो है सोसाइटी के थ्रू कर्ब होती हैं या फैमिली के थ्रू, तो ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस करते हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि एक इननेट और इनबॉर्न फोर्स है जो पर्सन को मूव करती है कॉम्प्लेक्स, बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड वे में। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सेंस ऑफ होल, थोड़ा उसको डिस्क्राइब किया। हीलिंग जब होती है जब क्लाइंट जो है वो परसीव करता है और जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, और फिर उनको रिमूव करने की कोशिश करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन। थेरेपिस्ट यहाँ पे फैसिलिटेटर और गाइड होता है, ठीक है। तो चीफ एम क्या होता है थेरेपी का, कि क्लाइंट को अवेयर करना है उसकी फीलिंग्स को लेके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारे जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। अब उन्होंने बोला कुछ और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में बताओ, तो यहाँ पर एक है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो विक्टर फ्रैंकल हैं एक साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट जो ये एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के बारे में बताते हैं। वो एक्चुअली लोगोथेरेपी को प्रोपाउंड करते हैं। लोगो का मतलब होता है सोल ग्रीक वर्ड में, और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द सोल। फ्रैंकल इस प्रोसेस को इसलिए यूज करते हैं कि जो सारे लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं वो एक तरीके से प्रोसेस होते हैं लाइफ में मीनिंग मेकिंग का। मतलब आपकी लाइफ में कोई भी चीज हो रही है तो उसका कोई ना कोई रीजन है, उसका कोई ना कोई मीनिंग है ना। आपको उस मीनिंग को समझना होता है, ठीक है। और अगर आप उस मीनिंग को समझ लोगे तो आप जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है कि आपकी लाइफ क्यों है, आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो, आप ये समझ जाओगे। तो न्यूरोटिक एंजाइटीज अराइज करती हैं जब लाइफ की प्रॉब्लम्स फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के साथ में अटैच हो जाती हैं। फिर फ्रैंकल ने जो है स्पिरिचुअल एंजाइटीज के बारे में बताया कि ये सभी जो है मीनिंगलेसनेस को लीड करती हैं, एंड हैज इट मे बी कॉल्ड एज एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, दैट इज न्यूरोटिक एंजाइटी ऑफ स्पिरिचुअल ओरिजिन। क्लियर। तो वही सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं फ्रैंकल के। देन लोगोथेरेपी का गोल क्या होता है कि हमको पेशेंट्स को उनकी लाइफ का मीनिंग पता करवाना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनकी लाइफ को लेके। थेरेपिस्ट यहाँ पे पेशेंट की लाइफ में एक यूनिक नेचर मतलब एम्फेसाइज करता है, यूनिक नेचर ऑफ पेशेंट्स लाइफ, और उसको एंकरेज करता है, ठीक है, कि वो अपनी लाइफ की मीनिंग को फाइंड आउट करे। ओके, तो फिर ट्रांसफरेंस वगैरह होता है, ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। देन यू हैव क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी। मैं फटाफट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो हमारे पेपर्स हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हैं, तो पहले भी डिस्कस किया है और चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो बेटर है कि मैं आपको पॉइंट्स बता दूं कि आपको अपने आंसर में क्या क्या ऐड ऑन करना है। स्टार्ट करोगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ में, पहले इसके बारे में बताओगे अच्छे से, ठीक है, अराउंड 60 वर्ड्स। फिर इसके बाद में एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, है ना, देन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, और जो भी जितनी भी ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करना है कम वर्ड्स में, 20-30 वर्ड्स, ठीक है, 30-40 वर्ड्स, दैट्स इट। ओके, तो इस तरीके से हमको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। आई होप सो आपको अप्रोच क्लियर है। देन क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी किसने दी, कार्ल रॉगर्स ने। रॉगर्स जो है वो सॉरी क्लाइंट के साथ में, मतलब वो ये बोलते हैं कि क्लाइंट सेंटर्ड हमारी थेरेपी होनी चाहिए। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के अंदर ये होता है कि हमको क्लाइंट को फोकस पे रखना है, थेरेपिस्ट को उसके साथ में ऐसा रहना है कि हाँ मैं तुमको फील कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर एक चीज़ को समझता हूँ, और एक उसको वार्म और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो उसको फील होना चाहिए। और ऐसे अगर हम उसको एम्पैथी वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो वो अपना इमोशनल रेजोनेंस एक सेटअप हो पाएगा थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में, और साथ ही साथ में थेरेपिस्ट ईजिली अपने क्लाइंट को समझ पाएगा। एक नॉन जजमेंटल मैनर में थेरेपिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है, और इसके थ्रू क्लाइंट को भी सिक्योर फील होगा। तो आपस में एक जो उनके बीच की रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट हो पाएगी, और इस एक प्रोसेस के थ्रू जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट की सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएगा। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको जस्ट मीनिंग बता दिया, आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। इसमें मैंने आपको कहा कि चॉइस भी मिलेगी, तो आप उसमें चॉइस वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हो। फिर गेस्टाल्ट थेरेपी है, ये किसने दी थी, फ्रेडरिक
पर्ल्स और इन्हें अपनी वाइफ के साथ में मिलकर दी थी, तो इसको गेस्टाल्ट थेरेपी बोला गया। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज अ होल। तो उन्होंने बात करी कि इंक्रीज करना है इंडिविजुअल की सेल्फ अवेयरनेस को, सेल्फ एक्सेप्टेंस को। क्लाइंट को बताना है कि जो उसको अपने बॉडीली प्रोसेसेस को रिकॉग्नाइज करे, अपने इमोशंस को समझे, और साथ ही साथ में उसको एंकरेज करना कि वो अपनी फैंटेसीज से बाहर आए और इस रियल लाइफ, इस रियल वर्ल्ड को समझे। ये थेरेपी ग्रुप सेटिंग्स में भी यूज की जाती है। ओके, नाउ यू हैव द और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन कॉग्निटिव थेरेपीज। तो कॉग्निटिव थेरेपीज में क्या क्या होता है हम बता देंगे कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन इरेशनल थॉट्स एंड बिलीव्स। एल्बर्ट एलिस जो है उन्होंने रेशनल इमोटिव थ्योरी दी, एल्बोट भी इसमें आ जाता है। फिर इसके बाद में हम बताएंगे कि इसमें क्या होता है, थेरेपी के अंदर जो इरेशनल बिलीव्स होते हैं उनको हम मीडिएट कर देते हैं एंटीसीडेंट इवेंट और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में। तो इसमें हम ABC एक एनालिसिस करते हैं, दैट इज एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस करते हैं, बिलीव्स, फिर उनके ऊपर जो है क्लाइंट को इंटरव्यू किया जाता है और उसके इरेशनल बिलीव्स को समझा जाता है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा आपको उसको एक्सप्लेन करना है कॉग्निटिव थेरेपी को, ठीक है, सॉरी, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा होते हैं। क्लियर, लिख पाएंगे सारे पॉइंट्स? आई होप सो, कोई डाउट नहीं है। मैंने इसलिए जल्दी जल्दी बताया है, मैं फिर से वापस आपको बता रही हूँ कि मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपको अपने आंसर में ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है। बाकी आपने पूरा पढ़ा हुआ है, आई होप सो सभी पेपर्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपको और अच्छे से अप्रोच क्लियर होगा, है ना। ऐसे नहीं एक आध पेपर लगाया और दैट्स इट, सभी पेपर्स को आपको क्या करना है, आंसर करना है, जितने भी सैम्पल पेपर्स हम यहाँ पर कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट योर सेक्शन ई। आई होप सो यहाँ तक भी क्लियर है। नेक्स्ट यू हैव सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में आपको क्या मिलेंगी, केस स्टडीज मिलेंगी। 2 केस स्टडीज हैं, केस स्टडी 1 एंड केस स्टडी 2। केस स्टडी 1 के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 दे विल आस्क फ्रॉम यू, एंड केस स्टडी 2 के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36। तो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 30 वर्ड लिमिट्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, बस यहाँ पर केसेस को स्टडी करना है और उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो। सो फर्स्ट केस वी हैव, टू नो, अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब पीपल इज अ टास्क इन विच एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इन डे टू डे लाइफ। लोगों को समझना, उनको जानना और उनको डिस्क्राइब करना, ये कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें हम सभी अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं, we often try to understand them and even predict what they may do before we interact with them. So in our personal lives, we rely on our past experiences, observations, conversations and information obtained from the other persons. तो जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं, हम हमेशा उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी पर्सनल लाइफ्स में हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, कन्वर्सेशंस के थ्रू दूसरे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। ये जो अप्रोच होता है अंडरस्टैंडिंग का, इसे नंबर ऑफ फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस, मतलब ये होता है दैट में कलर और आर जजमेंट एंड रिड्यूस ऑब्जेक्टिविटी। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको इसमें इन्फ्लुएंस करती हैं। Hence we need to organize our efforts more formally to analyze personality. तो जब भी हम किसी की पर्सनालिटी को समझना चाहते हैं, हमको अपने एफर्ट्स को ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में रखने की ज़रूरत होती है। Formal effort aimed at understanding personality of an individual is termed as personality assessment. जब आप फॉर्मल तरीके से किसी की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हो तो उसे पर्सनालिटी असेसमेंट कहा जाता है। क्लियर? ये आपका क्या है, एक केस है। अब इसके बेसिस पे आ रहे हैं क्वेश्चन। व्हाट इज एन असेसमेंट? असेसमेंट क्या होता है ये आपको बताना है। देखो, सबसे सिंपल, असेसमेंट मतलब एक प्रोसीजर जहां पर आप किसी को इवेल्युएट कर रहे हो या उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। जो असेसमेंट का गोल होता है वो ये होता है कि हमको अंडरस्टैंड करना है बिहेवियर को, प्रेडिक्ट करना है बिहेवियर को मिनिमम एरर और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में। जैसे हम इंटेलिजेंस को भी असेस करते हैं, है ना, साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी होता है। तो यहाँ पर जो असेसमेंट का मतलब है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 योर केस स्टडीज। तो यहाँ पर हमको जो असेसमेंट करना है वो आप इवेल्युएट कर रहे हो, है ना, डिफरेंशिएट कर रहे हो लोगों के बीच में उनके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को, और गोल क्या है आपका कि आपको इवेल्युएट करना है चीज़ों को मिनिमम एरर और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ में। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी वन टेक्निक ऑफ असेसमेंट। कोई भी एक टेक्निक असेसमेंट की। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज टेक्निक होती है वो होती है साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक या बिहेवियरल एनालिसिस।
अगर हम यहाँ पर किसी एक की बात करें तो एल्पोर्ट थे जिन्होंने बेस्ट मेथड दी थी एसेस करने की अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उन्होंने सेल्फ रिपोर्ट मेजर के बारे में कहा था। तो उन्होंने कहा कि ये फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर होते हैं जो थ्योरी पर बेस्ड होते हैं और यहाँ पे हमको वर्बल रिस्पॉन्स देना होता है यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्किल। तो कोई भी एक असेसमेंट टेक्निक आपको जो भी लगती है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो 30 वर्ड्स में, है ना। फिर ये मेथड में जो है ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट किया जाता है अपनी फीलिंग्स को, वेरियस आइटम्स को ध्यान में रखते हुए, और ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्कोर मिलते हैं वो जो रेटिंग स्केल है उसके ऊपर, और इंटरप्रेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स डेवलप्ड फॉर द टेस्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट केस स्टडी 2। Explanations of such conflicts can be at the structural, group and individual levels. Structural conditions include high rates of poverty, economic and social stratification, inequality, limited political and social opportunity, etc. एक्सप्लेनेशन जो होती हैं कन्फ्लिक्ट्स की वो स्ट्रक्चरल होती हैं, ग्रुप होती हैं, इंडिविजुअल लेवल पर होती हैं, और स्ट्रक्चरल कंडीशंस के अंदर हाई रेट ऑफ पावर्टी, इकोनॉमिक, सोशल इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जब हम रिसर्च करते हैं ग्रुप लेवल फैक्टर्स की तो हम सोशल आइडेंटिटी, रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स ओवर रिसोर्सेज, अनइक्वल पावर रिलेशंस बिटवीन ग्रुप्स, ये सारी चीज़ों को एस्केलेट करते हैं कन्फ्लिक्ट के अंदर। एट द इंडिविजुअल लेवल बिलीव्स, बाइज्ड एटीट्यूड्स, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं। So it has been found that an individual level there is progression along a continuum of violence. Very small acts that initially may have no significance, like calling the other group a name, may lead to psychological changes that make further destructive actions possible. तो conflicts की बात यहाँ पर हो रही है कि वो structural group individual level पर होता है। structural level पर किन चीज़ों को लेके होते हैं, group level पर किन चीज़ों को लेके होते हैं, individual level पर किन चीज़ों को लेके होते हैं, ये हमने बात करी। इंडिविजुअल लेवल पर जो होते हैं वो जनरली ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं क्योंकि एक छोटी सी बात को लेके भी जो है कन्फ्लिक्ट इमर्ज होता हुआ देखने को मिल सकता है। Now questions on the basis of this case. Question number 35. Explain the consequence of inter-group conflict. इंटर-ग्रुप कन्फ्लिक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ये आपको बताना है। देखो, डिस्ट आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटर-ग्रुप कन्फ्लिक्ट। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स बिकम पुअर। अगर ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाए तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा, सस्पिशियस हो जाएंगे एक दूसरे को लेके। सेकेंडली, ग्रुप्स जो हैं मैग्नीफाइंग देयर डिफरेंसेस, अपने डिफरेंसेस को मैग्नीफाई करने स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे के बिहेवियर को परसीव करने स्टार्ट कर देंगे कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब 30 वर्ड्स का है तो आई थिंक सो कि इतनी वर्ड लिमिट इज ओके। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, टाइम है तो, नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना अपना कि जो है इसकी थ्रू हर एक साइड अपनी पावर और लेजिटिमेसी को शो करने की कोशिश करती है। एक बार कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो फिर और भी ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं जो एस्केलेट होते हैं, लाइक हार्डनिंग ऑफ इन ग्रुप ओपिनियन, एक्सप्लिसिट थ्रेट्स डायरेक्टेड एट द आउट ग्रुप, ईच ग्रुप रिटेलिएटिंग मोर एंड मोर, and other parties also choosing to take sides lead to escalation of conflict. Clear? Okay. Last question of your paper. Explain any two ways in which intergroup conflict can be reduced. अब दो तरीके जिसके थ्रू इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरऑर्डिनेट गोल्स। शेरिफ ने स्टडी करी और उन्होंने मेंशन भी किया इसको कि कॉपरेशन और कंपटीशन अपनी स्टडी में कि बाय इंट्रोड्यूसिंग सुपरऑर्डिनेट गोल्स इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। सुपरऑर्डिनेट गोल क्या है? म्यूचुअली बेनिफिशियल, कुछ ऐसी चीजें जो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हैं तो दोनों उसके लिए कॉपरेट करेंगी। ठीक है। सेकेंड, ऑल्टरनेटिंग परसेप्शंस। इसमें क्या होगा कि परसुएशन, एजुकेशनल, मीडिया अपील्स, पोर्ट्रेयल ऑफ ग्रुप्स डिफरेंटली इन सोसाइटी, इसके थ्रू कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। प्रमोटिंग एम्पैथी फॉर अदर्स, ये भी अगर हम सभी को सिखाएंगे फ्रॉम द बिगनिंग से ही तो फिर किसी तरीके का इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट अगर होता भी है तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर? I hope so that whole thing is clear to you. So that is all about your paper number 7 of your Magnet Brain sample question paper solution of class 12th psychology. I hope so पूरा पेपर अच्छे से क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर हैं, आंसर्स क्लियर हैं और साथ ही साथ में कैसे आंसर्स को लिखना है ये भी क्लियर है। टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस के साथ में, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी चीजें साथ में पूछी जा रही हैं, है ना। मतलब क्वेश्चन है उसके साथ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं
तो बहुत कुछ लिखना रहेगा, वर्ड लिमिट भी दी गई है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टाइम को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसीलिए आज से पेपर्स को सॉल्व करना ही स्टार्ट करो। अभी इस तक कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी करते रहो। जितने पेपर सॉल्व करोगे आप ही के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पेपर की लिंक भी मिलेगी, आप चाहो तो उसको पहले सॉल्व करो या सॉल्यूशन देखने के बाद में सॉल्व करो, जैसे आपको ठीक लगता है। बस 3 आवर्स का टाइमर लगाओ, उस बीच में नो डिस्टर्बेंस, नथिंग, कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ बैठ के पेपर लगाना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट भी देख पाओगे, कितने क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो ये भी देख पाओगे, और साथ ही साथ में कहाँ कितनी चीज छूट रही है, कहाँ नहीं बन रहा है ये भी समझ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो करो प्रैक्टिस, सारे पेपर्स आपके पास में हैं। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, हम मिलेंगे और भी पेपर्स के साथ में अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट करो, पढ़ाई करो। कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। पर जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन लेते हुए जाओ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो, डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, आपको इसको गूगल पे एंटर करना है और आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको हमारे टॉपर्स, हाई क्वालिटी एजुकेशन, हमारे सारे टॉप कोर्सेज विथ बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। तो जस्ट जो भी क्लास आपको, जो भी कोर्स आपको स्टडी करना है उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, मतलब सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, सभी के आगे वॉच नाउ लिखा हुआ है। तो जो भी क्लास, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर, जो भी आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज आपके सामने होंगे। सो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही ईजिली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पर आपसे कोई पेमेंट भी नहीं लेंगे, ना ही आपको कोई कूपन भेजेंगे, एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के इजीली मैग्नेट ब्रेन्स से सारे लेक्चर्स देख सकते हो। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। इतना ही नहीं, आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी एक्सेस कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है अपनी बुक्स एंड ई बुक्स, तो आप उसे भी ले सकते हो। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th तक की मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं, जिनमें आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, और डिफरेंट कैटेगरीज में ये बुक्स डिवाइडेड हैं, जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू बुक्स, थ्योरी बुक्स, पीवाईक्यूज एंड मेनी मोर। तो आपको भी अगर बुक्स चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, और वहाँ पर जो है लिंक पर क्लिक करिए और हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। तो फॉर्म फिल करो, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।